चलिए जहां मिले। ये तो हो गया था। उल्टा सीधा क्यों कर देता है समझ में नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, नौकरशाही का प्रकार पढ़ा दिया था। अब उसमें हम लोग को पढ़ना था कि नौकरशाही का जो विकास है, तो नौकरशाही का जो विकास है उसको पढ़ना है। नौकरशाही का विकास, तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो आजादी के पहले और आजादी के बाद, दो चीज समझना है। तो आजादी के पहले जो है, इसी में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ तथ्यात्मक और कुछ कंसेप्चुअल दोनों को मिला मिला पढ़ेंगे, क्योंकि हम तथ्यात्मक ही सिर्फ पढ़ाएंगे तो उससे फिर बोझिल हो जाएगा बहुत ज्यादा ये। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा इसको बदल बदल के पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि एक ही तरह का मामला बहुत ज्यादा पढ़ाने पर दिक्कत आएगा आप लोगों को। देखिए, आजादी के पहले का मतलब ये है कि इसमें कुछ समझाते भी रहेंगे, लिखवाते भी रहेंगे। उससे आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये आजादी के पहले वाला तो आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं, इसलिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं, कहेंगे तो लिखवा भी दूंगा। जैसे प्राचीन काल में हम लोग के यहाँ लोक सेवा की अपेक्षा जो है सैनिक सेवा पर ज्यादा बल दिया जाता था। जैसे चाणक्य, मान लीजिए आप लोग देखिए, चाणक्य का जो है अर्थशास्त्र पढ़िए, कौटिल्य का, तो उसमें जो है चाहे ऋग्वेद पढ़ते हैं, चाहे अग्नि पुराण पढ़ते हैं, चाहे शुक्र नीति है, तो देखा जाए मनुस्मृति में भी इस तरह के जो हम लोग क्या प्राचीन काल में ग्रंथ थे, वहां पर सैनिक सेवा की बात ज्यादा की गई थी, लोक सेवा पर ज्यादा बल नहीं दिया गया था। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो है लोक सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जो चर्चा किया था, तो वो भी मुख्यतः जो है देखा जाए तो राजस्व वसूली और तमाम चीजों पर ही ज्यादा बल दिया था। और जो मुगल कालीन हम लोग का जो परंपरा था, तो उसमें अरब परंपराओं को और प्राचीन भारतीय परंपराओं को उसमें मिलाने का प्रयास किया गया था। तो ये तो हम लोग के यहाँ ऐतिहासिक जो विषय वस्तु था। लेकिन आप जानते हैं कि जब अंग्रेज आए, वहीं से हमारे यहाँ आधुनिक नौकरशाही की शुरुआत होती है। और सिविल सर्विसेज का जो पिता है कार्नवालिस, तो जो कार्नवालिस जो कोड में क्वेश्चन भी बनाया था, तो कार्नवालिस कोड जो है 1793, हाँ, तो 1793 जो कार्नवालिस कोड है, इसी कार्नवालिस कोड के तहत जो है वो देखा जाए, गलत हुआ ना, तो उसमें कार्नवालिस कोड में जो है देखा जाए तो कार्नवालिस को स्टील फ्रेम कहा जाता था। कार्नवालिस को जो है स्टील फ्रेम कहा जाता था। स्टील फ्रेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं न कहीं इसने जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग करने का प्रयास किया था। और आप जानते हैं कि जो हम लोग के यहाँ जिला न्यायालय है, तो जिला न्यायालय का जो सृजन है वो भी कार्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। और आपको ध्यान होगा कि प्रांतीय न्यायालय आप लोग पढ़ते हैं, तो प्रांतीय न्यायालय की स्थापना भी कार्नवालिस ने ही किया था। और जो हम लोग के यहाँ भ्रमणशील न्यायालय की आज जो चर्चा हम लोग करते हैं, जो मोबाइल कोर्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो मोबाइल कोर्ट की सबसे पहले बात कार्नवालिस ने ही किया था। और आप जानते हैं कि इसने, जैसे हम लोग कहते हैं आज फांसी की सजा या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहते हैं कि भाई कोई जघन्य अपराध है तो उसको फांसी की सजा दिया जाए, तो ये भी ये बात बोलता था कि हत्या करने की भावना पर बल दिया जाए कि इंटेंशन क्या रहा है। भाई एक तो मान लीजिए दो तरह का, एक तो क्राइम होता है, क्रिमिनल होता है। तो जो क्राइम है, तो क्राइम में ज्यादा सजा नहीं मिलता है। मान लीजिए हमें कहते हैं कि कभी भावना में आकर, आवेश में आकर व्यक्ति मर्डर कर देता है, तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि भावना में आकर मर्डर कर देता है। भाई किसी के घर में आप गए, मान लीजिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और उसके बच्चे बैठे हैं, उसका परिवार बैठा हुआ है, और आपको समझा रहा है कि भाई सब मत बोलिए, परिवार है ना, बाहर चलिए बात कर लेते हैं। तो आप मान नहीं रहे हैं कि नहीं हम बोलेंगे, आपको यहीं पर बोलेंगे बच्चों के सामने, तो क्या बोलेगा भाई? सब व्यक्ति तो यही नहीं बोलेगा कि भाई सब बैठिए, पानी पीजिए, आ रहा हूं। जाएगा रिवॉल्वर में लेकर आएगा, गोली मार देगा कि नहीं? कितना भी सब व्यक्ति है, जाएगा रिवॉल्वर निकाल के लाएगा, गोली मार देगा। वो जीवन में कभी किसी को जो है वो देखा जाए तो एक थप्पड़ भी ना मारा हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि भाई मान लीजिए परिवार है, बच्चे हैं, सबके सामने उल्टा सीधा बोलेंगे तो उस व्यक्ति का एक स्वाभिमान है ना, तो स्वाभिमान है तो फिर वो टकरा जाएगा और फिर तो मानेगा नहीं।
बोलेगा ठीक है भाई सब बैठिए आता हूं, गोली मार देगा, खत्म कर देगा। तो अब वो जो है देखा जाए तो वो क्राइम हो गया। वो व्यक्ति नहीं चाहता था कि आपकी हत्या करें, लेकिन अब समस्या ये था कि अब यदि हत्या नहीं करता तो जीवन भर उसको पछतावा रहता। बच्चे उसको जो है कायर समझते कि हमारा जो है बाप कायर है। कहता, बच्चा भी तो कहता कि पापा वो जो है अंकल आए थे इतना बोल गए, तुम कुछ भी नहीं किए। तो बच्चा बड़ा होकर जीवन भर सुनता, उससे अच्छा कि जेल में ही गुजार देगा। तो ऐसी दशा में देखा जाए तो उसमें सजा ज्यादा नहीं होता है, 5 साल 10 साल सजा ज्यादा हो जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति को हर महीने मर्डर करने में आनंद आता है। देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको हर महीने मर्डर करने में आनंद आता है। 1-2 मर्डर नहीं कर लेंगे तब तक लगेगा कोई काम ही नहीं हुआ इस महीने। तो इस तरह से देखा जाए तो ऐसे लोगों को हम लोग क्रिमिनल कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहता था कि ऐसे क्रिमिनल लोगों को जो है सजा ज्यादा देनी चाहिए। और देखते हैं, एक तो ये सब चीजें हैं। दूसरी तरफ जो है आजादी के पहले हम लोगों को जो हम लोगों के यहाँ राजस्व जो व्यवस्था था, तो जानते हैं कि अंग्रेज भी जो है लोक सेवा की जगह पर राजस्व व्यवस्था पर ज्यादा बल देते थे। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री में जमींदारी प्रथा। तो ये जो है जमींदारी प्रथा, एक तो जमींदारी प्रथा की व्यवस्था थी। और फिर आप लोग पढ़ते होंगे कि एक रैयतवारी था, रैयतवारी व्यवस्था, एक जो है महलवारी। तो यहां से हिस्ट्री में जो आप लोग पढ़ते हैं वो प्रश्न आता है। एक तो इसको भी तैयार करके रखना है कि भाई जो जमींदारी प्रथा था, तो आप जानते हैं कि 19% भाग पर जो है जमींदारी प्रथा हम लोग क्या लागू था। और जितना भी आप देखते हैं कि जैसे बंगाल वाला जो बेल्ट है, चाहे वो बिहार का बेल्ट है, चाहे उड़ीसा का बेल्ट है, चाहे बनारस का बेल्ट है, या इसी प्रकार से जो है उत्तरी कर्नाटक वाला बेल्ट है, उत्तरी कर्नाटक का बेल्ट है, ये सब जो है देखा जाए तो जमींदारी प्रथा हम लोग क्या लागू थी। इसी को हम लोग इस्तमरारी या जो है स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसी जमींदारी प्रथा को इस्तमरारी या इसी को जो है स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। एक तो जमींदारी प्रथा से ये सब प्रश्न आता है। अब जानते हैं किसी जमींदारी प्रथा से ही संबंधित जो है एक कानून था, सूर्यास्त नियम। याद आया? सूर्यास्त नियम। तो सूर्यास्त जो कानून था, अब देखते हैं कि सूर्यास्त कानून का मतलब कि सूर्यास्त से पहले जो है यदि जमींदार को जितना पैसा देना है अंग्रेजों को उतना नहीं देते थे तो उनकी जमींदारी समाप्त हो जाती थी। तो आप जानते हैं कि ये जमींदारी प्रथा में जो है अंग्रेज को कितना भाग देना पड़ता था? 1/11 तो जमींदार रखता था, 10/11 जो है अंग्रेजों को देना पड़ता था और 1/11 जो है जमींदार रखता था अपने पास जमींदारी के रूप में। तो आप जानते हैं कि हमारे यहां जो है सर्वप्रथम स्थायी बंदोबस्त का जो विचार है वो फ्रांसिस ने दिया था। जो फ्रांसिस विचारक था, तो फ्रांसिस ने जो है सर्वप्रथम जो है जमींदारी प्रथा का विचार दिया था। और भारत में जो है सर जॉन सोर, जेम्स ग्रांट, इस तरह के जो लोग थे उन लोगों ने लागू किया था। भारत में सर जॉन सोर को ही जो है स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। भारत में जन्मदाता है। तो एक तो ये सब जो आप लोग पढ़ते हैं वहां से प्रश्न आता है। हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं बता रहा हूं कि ध्यान रखिएगा। और एक जो रैयतवारी व्यवस्था थी, तो रैयतवारी व्यवस्था जो है, ऐसे बोल देता हूं, रैयतवारी जो व्यवस्था थी, तो आप जानते हैं कि जैसे हम लोग के यहाँ 12 महल जो था उसमें रीड ने लागू किया था। और इसी तरह से जो है वो देखा जाए तो रैयतवारी का मतलब होता है कि किसान और राजा के मध्य सीधा संबंध। तो किसान और राजा के मध्य सीधा संबंध, तो इस आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने जो है 1810 में मालाबार में जो है मुंडो ने लागू किया था। 1810 में जब मुंडो ने लागू किया तो इसके बाद आप देखते हैं कि ये व्यवस्था फिर कनारा में, कोयम्बटूर में, डिब्रूगढ़ में सबसे ज्यादा ये व्यवस्था 51% भाग पर यही लागू था। रैयतवारी जो व्यवस्था है यही सबसे ज्यादा लागू था। इसमें जो है मालाबार का पूरा बेल्ट, कनारा, दक्षिण भारत, कोयम्बटूर, डिब्रूगढ़, ये सब क्षेत्र जो है लागू था। ब्रिटिश भारत में जो है 51% क्षेत्र में इसी को लागू किया गया था। बॉम्बे में भी यही लागू था। जो महाराष्ट्र देख रहे हैं वहां पर भी जो है रैयतवारी व्यवस्था ही लागू थी।
एल्फिस्टन ने लागू किया था। मुंबई में जो है, बंबई में एल्फिस्टन ने लागू किया था। तब जानते हैं कि मद्रास वाला जो बेल्ट में बताया, तमिलनाडु जो है, सब यही व्यवस्था लागू था। आसाम में भी यही व्यवस्था लागू था। और ये जो महलवारी प्रथा है, ये महलवारी प्रथा जो है देखा जाए तो 30% क्षेत्र पर लागू था। 30% जो भारत में क्षेत्र है वहां पर इसको लागू किया गया था। और ये उपयोगितावादी विचार पर आधारित था। ये जो महलवारी प्रथा है उपयोगितावादी विचार पर आधारित था। उपयोगितावादी विचार का मतलब कि एक क्षेत्र को जो है महल बनाया जाता था, एक क्षेत्र को महल कहा जाता था, और एक मोटा मोटी नीलामी कर दिया जाता था कि भाई यहां से हमको 2 लाख रुपया चाहिए। नीलामी हो जाती थी, और देखा जाए तो चाहे वो नुकसान हो और चाहे मुनाफा हो, इतना जो है उस व्यक्ति को देना पड़ता था। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश, ये सब यहां पर यही लागू था, महलवारी प्रथा ही लागू थी। यहां पर पंजाब वाला जो बेल्ट है, जो हरियाणा का वर्तमान में बेल्ट है, चाहे संयुक्त प्रांत है, उत्तर प्रदेश है, अच्छा इसी प्रकार से जो है मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत, ये सब जगह जो है इसी को लागू किया गया था। कुछ गांवों को मिलाकर एक महल बनाया जाता था, और वहां पर एक नीलामी कर दिया जाता था कि भाई 2 लाख 3 लाख रुपया आपको देना है। जो भी वहां बोली लगाता था उसको दे दिया जाता था। तो इस तरह से देखा जाए तो महलवारी प्रथा भी भारत में लागू किया गया था। ये सब आप लोगों को पढ़ना चाहिए, यहां से भी प्रश्न आता है। ये मैं एक तरीका बताया कि ऐसे भी पढ़ना चाहिए, यहां से भी एक प्रश्न कभी कभी पूछता है। और जो हम लोग के यहां आजादी के बाद जो व्यवस्था लागू था, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसलिए मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं। आजादी के बाद वाला जो प्रथा है उसको मैं लिखवा दूंगा। तो जानते हैं कि आजादी के बाद जो प्रथा है, इसको एक बार घर पे जाके थोड़ा हिस्ट्री में देख डालिएगा, ये सब आता है। अब इतिहास थोड़ी मैं पढ़ाऊंगा, हम तो तरीका बता रहे हैं आपको, और ये आजादी के बाद वाला मैं बताऊंगा आपको। आजादी के बाद, तब जानते हैं कि आजादी के बाद जो है क्लाइव ने, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग के यहाँ जो है सिविल सर्विसेज का पिता कॉर्नवालिस, और अखिल भारतीय सेवा का पिता पटेल, वल्लभ भाई पटेल लिख दीजिए, बल्कि सिविल सेवा का पिता कॉर्नवालिस, सिविल सेवा का पिता कॉर्नवालिस, लेकिन अखिल भारतीय सेवा का पिता सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब समझिए, हम लोगों के यहां जो है, जो आजादी के बाद कह सकते हैं, या मतलब कि थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी बताता हूं। बैकग्राउंड का मतलब यह है कि जैसे हम लोग के यहाँ जो है, एक तो प्राचीन भारत का है, और जो आजादी के बाद हम लोग की व्यवस्था चली, उसके जड़ें जो हैं वो ब्रिटिश भारत में ही दिखाई देती हैं। तो थोड़ा सा ब्रिटिश भारत का भी जानना जरूरी है, क्योंकि ब्रिटिश भारत से ही तो उसको लिंक किया जाएगा। तब जानते हैं कि क्लाइव जो है, क्लाइव ने नागरिक सेवा की शुरुआत किया था। नागरिक प्रशासन का शुरुआत जो है क्लाइव ने किया था, और क्लाइव ने सेवाओं को 2 भागों में बांटा था, एक कैवेंटेड और दूसरा जो है अकैवेंटेड। लिखिए, मैं लिखवाता हूं। कैवेंटेड मतलब उच्च स्तरीय, और इसको बोलते हैं निम्न स्तरीय। क्लाइव ने नागरिक प्रशासन की शुरुआत की, और इसने दो तरह की सेवाओं कैवेंटेड, ब्रैकेट में उच्च स्तरीय, कैवेंटेड
ब्रैकेट में उच्च स्तरीय तथा अकवेंटेड ब्रैकेट में निम्न स्तरीय सेवाओं अकवेंटेड सेवा में विभाजित किया। ठीक है, अब जानते हैं कि इसके बाद जो है जो एचिसन है, चार्ल्स एचिसन, तो चार्ल्स एचिसन ने जो है देखा जाए तो क्लाइव का जो श्रेणी था कवेंटेड और अकवेंटेड उसको समाप्त कर दिया, और जो चार्ल्स एचिसन है उसने जो है सेवाओं को 3 भागों में बांट दिया था, और इसी ने जो है चार्ल्स एचिसन ने जो है सेवाओं को जो 3 भागों में बांटा, अभी लिखवाता हूं, सुनते रहिए। भारतीय नागरिक सेवा, इसीलिए सोचा हूं कि कुछ जो है तथ्यात्मक भी पढ़ाता रहूंगा, कुछ कंसेप्चुअल भी पढ़ाता रहूंगा, कुछ थ्योरी वाला पोर्शन भी पढ़ाता रहूंगा, कुछ ये भी पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि इकट्ठे ही से पढ़ा दूंगा तो फिर समझ में आएगा नहीं। भारतीय नागरिक सेवा, और दूसरा जो है इसने प्रांतीय सेवा की बात किया, प्रांतीय सेवा, और तीसरा जो है अधीनस्थ सेवा। अधीनस्थ सेवा लिखिए, मैं लिखवाऊं अगला पॉइंट। क्लाइव की व्यवस्था को चार्ल्स एचिसन ने समाप्त कर दिया। क्लाइव की व्यवस्था को चार्ल्स एचिसन ने समाप्त कर दिया। चार्ल्स एचिसन ने समाप्त कर दिया। और सामान्य सेवा को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। सामान्य सेवा को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। अब बना लीजिए। आईसीएस, भारतीय नागरिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विस। तो पहले तो इंग्लैंड में ही परीक्षा होती थी ना, उम्र 23 वर्ष था, बस अधिकतम 23 वर्ष। हाँ, पहले 23 वर्ष उम्र रखा गया था, आज तो 23 वर्ष में तैयारी शुरू करते हैं हम लोग। ये भी कोई सेवा होता है। ये जो है प्रांतीय सेवा और जो है अधीनस्थ सेवा, 3 तरह की सेवा थी। हम जाने दीजिए, हटाइए। अब जानते हैं कि ये जो 23 वर्ष उम्र था तो अंग्रेजों ने घटाकर उसको 22 के बाद 19 कर दिया था। तब जानते हैं कि भारत में लोक सेवा में जो है आयु घटाने के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था, एस एन बनर्जी द्वारा चलाया गया था। आंदोलन जो है 1878 में चलाया गया था। इसी के नीचे लिख दीजिएगा एक लाइन कि भारत में लोक सेवा में आयु घटाने के विरुद्ध आंदोलन, भारत में लोक सेवा में आयु घटाने के विरुद्ध आंदोलन, आयु घटाने के विरुद्ध आंदोलन एस एन बनर्जी के नेतृत्व में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी के नेतृत्व में 1878 में चलाया गया। में चलाया गया। में चलाया गया। ठीक है। अब कल मैं आप लोगों को जब पढ़ा रहा था तो बता रहा था 1-2 क्वेश्चन उसमें थोड़ा गलती भी हो गया होगा जल्दीबाजी में। हाँ, रिपीट भी हो गया था 1-2। चलिए कोई नहीं, कुछ प्रैक्टिस हो गया ना, ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा करने के चक्कर में भी व्यक्ति जीवन में नहीं कर पाता है। मैं देखा हूं, बहुत अच्छा करने के चक्कर में भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। अब जानते हैं कि हम लोग के यहाँ जो 1833 में खुली प्रतियोगी परीक्षा जो है वो देखा जाए तो खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जो है कर्मचारियों की भर्ती की बात की गई थी।
और 1853 से हम लोग के यहाँ जो है प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत होती है। इसका मतलब भारत में जो है प्रशासनिक सेवा में जो परीक्षा हो रही है वो कब से हो रही है? 1853 से। अगला पढ़ लिखिए। 1833 के एक्ट में खुली प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा खुली प्रतियोगी परीक्षा की बात की गई, सीधा लिखिए, खुली प्रतियोगी परीक्षा की बात की गई, जिसे 1853 में लागू कर दिया गया, 1853 में लागू कर दिया गया। इस तरह 1853 से भारत में प्रशासनिक सेवा की परीक्षा हो रही है। 1853 से भारत में प्रशासनिक सेवा की परीक्षा हो रही है। 1854 में जो है देखा जाए तो 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है भारतीय सिविल सेवा समिति बनाई गई। तो भारतीय सिविल सेवा समिति बनाई गई तो इसकी सिफारिश पर जो है वो देखा जाए तो हम लोग के यहाँ वर्तमान जो प्रशासनिक सेवा पद्धति है तो वो जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी उसी पर आधारित है। तब जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि खुली प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए और शिक्षा परक जो है परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। शिक्षा परक परीक्षा प्रणाली का मतलब कि कहीं न कहीं जो है वो देखा जाए तो लिखने पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसको अधिकारी बनाना चाहिए। तो हम लोगों का आज भी परीक्षा प्रणाली जो है लॉर्ड मैकाले पर ही आधारित है। आज भी देखिए कोई व्यक्ति छोटा है चाहे वो मोटा है, चाहे वो मान लीजिए सब करिए कि दोनों आंख से दिखाई दे रहा है चाहे नहीं दिखाई दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति 20 किलो का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके पास बस दिमाग होना चाहिए। आज भी वही देखिए पद्धति लागू है। इसीलिए कहा जाता है कि हम लॉर्ड मैकाले तो मर गया लेकिन हम लोग आज भी लॉर्ड मैकाले को ढो रहे हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने जो बता दिया कि खुली प्रतियोगी परीक्षा होना चाहिए और शिक्षा परक प्रणाली होनी चाहिए और जो व्यक्ति ज्ञानी हो उसी को अधिकारी बनाया जाए, बस। लिखिए 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारतीय सिविल सेवा समिति बनाई गई। भारतीय सिविल सेवा समिति बनाई गई जिसकी सिफारिश पर वर्तमान प्रशासनिक सेवा की कार्य पद्धति आधारित है। जिसकी सिफारिश पर वर्तमान प्रशासनिक सेवा की कार्य पद्धति आधारित है। इसने खुली प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षा परक परीक्षा प्रणाली की बात की थी। शिक्षा परक परीक्षा प्रणाली की बात की थी। शिक्षा परक परीक्षा प्रणाली की बात की थी। अब जैसा समझिए, और जानते हैं कि हम लोग के यहाँ जो है वह आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, वेलेस्ली ने जो है वो देखा जाए तो फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में पहले प्रशिक्षण होता था। हाँ, आईसीएस की ट्रेनिंग भारत में वहीं पर होती थी। बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है पढ़ाई लिखाई होने लगा। तो हाँ, तो वो जो है बाद में वो कॉलेज बन गया, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में, आज भी है। तो जैसे मैं बताया कि 1853 में जो है, हाँ 54 बताया कि ये जो लॉर्ड मैकाले। अब जानते हैं कि 1886 में जो है डफरिन ने चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था और इसने जो है जो डफरिन था उसने ही सलाह दिया था कि भारत और इंग्लैंड में साथ साथ परीक्षा कराई जाए। अगला पॉइंट, 1886 में
1886 1886 में डफरिन ने चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में 1886 में डफरिन का नाम नहीं सुने हैं? तब अब क्या बताएं। डफरिन ने चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में आयोग की नियुक्ति की जिसने भारत इंग्लैंड में साथ साथ परीक्षा कराने की बात की। भारत इंग्लैंड में साथ साथ परीक्षा कराने की बात की। भारत इंग्लैंड में साथ साथ परीक्षा कराने की बात की। अब समझिए, इस्लिंगटन आयोग, हाँ नहीं, ये चार्ल्स एचिसन जो था वो देखा जाए, बताता हूं। ये जो क्लाइव के शासन काल में 1773 वाला जो घटना है, तो 1773 में 2 चार्ल्स एचिसन रहे हैं। लेकिन सर यही चार्ल्स एचिसन 1886 वाला ही है जिसमें 3 भाग में ये वाला जो आपने बताया था भाग की नए क्लाइव सेवा। तो ये हम बताता हूं, इसमें जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए, क्लाइव की जो सेवा थी, ऐसा क्यों हो रहा है, क्लाइव की जो सेवा थी और बहुत लंबे समय तक चलती रही। क्लाइव की जो सेवा है उसको चार्ल्स एचिसन ने ही जो है 3 भागों में बांटा था। तो जो चार्ल्स एचिसन है, देखिए जैसे बताता हूं, ये मैं परीक्षा बताता हूं कब तक चला। ये परीक्षा जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो क्लाइव ने सेवा शुरू किया था उसमें तो कोई प्रतियोगी परीक्षा होता नहीं था। अब ये 1853 में जब प्रतियोगी परीक्षा लागू हुआ तो 1862 से देखा जाए तो 1862, 63, 64, 65 ये सब जो है देखा जाए तो चार्ल्स एचिसन की परीक्षा चलती रही। जो उसका सिस्टम था, जो 3 मैंने बताया था, आईसीएस और ये सब। 30 वर्षों के बाद, हाँ याद आ गया, 30 वर्षों के बाद लगभग ये आयोग बनाया गया था। तो जो चार्ल्स एचिसन ने 3 भागों में बांटा था उसी की अध्यक्षता में बनाया गया था। और एक जो चार्ल्स एचिसन आता है उसका नाम चार्ल्स एचिसन नहीं है, कुछ और भी उसमें जुड़ा हुआ है, मैं उसको देख के बताऊंगा। उसने इस सेवा में योगदान नहीं दिया है। चार्ल्स एचिसन जो है 1860 में था और ये जो है 1886 में बन रहा है। तो 26 साल, हम लोग 30 साल रटे हुए थे कि 30 साल के डिफरेंस पर जो है देखा जाए तो चार्ल्स एचिसन दोबारा एक बार रिपोर्ट देता है और उसी के आधार पर होता है। तो दोनों चार्ल्स एचिसन ही टिक लगाएंगे, ठीक है। बहुत दिन हो गया ना हिस्ट्री पढ़े तो कंफ्यूजन होता है। और जो क्लाइव वाली सेवा थी वो तो बहुत लंबे समय तक चली है। वो तो इंटरव्यू प्रणाली था एक तरह से देखा जाए तो, उसमें कोई प्रतियोगी परीक्षा तो होता नहीं था। अब जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो है वह एक इस्लिंगटन आयोग बनाया गया था 1912। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, इसमें 3 तरह के प्रश्न आते हैं। इसमें क्या करता है कि ऐसे 3 आयोग लिख देगा, 4 आयोग, और एक एक इसका सिफारिश लिख देगा। ये सिफारिश लिख देगा। तो सिफारिश लिखने में क्या होता है कि यदि आप मुख्य हम लोग जो है पढ़ लें उतने से ही काम चल जाएगा आपका, बहुत कठिन नहीं लिखता है। इस्लिंगटन आयोग समझिए, इस्लिंगटन आयोग ने यह कहा था कि 1/4 पद जो है भारतीयों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। इसमें पॉइंट पे लिख दीजिए, इसने 1/4 पद भारतीयों के लिए आरक्षित करने की बात की। इसने 1/4 पद भारतीयों के लिए आरक्षित करने की बात की। 1/4 पद भारतीयों के लिए आरक्षित करने की बात की। और साथ ही नियुक्ति और पदोन्नति दोनों तरीकों के प्रयोग करने की सिफारिश की। नियुक्ति और पदोन्नति दोनों तरीकों के प्रयोग करने की सिफारिश की। दोनों तरीकों के प्रयोग करने की सिफारिश की। दोनों तरीकों के प्रयोग करने की सिफारिश की। मतलब यह हुआ, नियुक्ति और पदोन्नति का मतलब यह होता है कि जैसे आप देखिए आज भी डायरेक्ट आईएएस अधिकारी बनते हैं, डायरेक्ट डीएम बनते हैं,
और एसडीएम भी तो डीएम बनता है भाई। एसडीएम भी तो देखा जाए तो 5 साल के बाद एडीएम बन गया, एडीएम के बाद डीएम बन गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जैसे आगरा के जो डीएम है वो प्रमोट ही तो है। तो देखा जाए तो मान लीजिए भाई 5 साल के बाद एसडीएम बन गए, 5 साल के बाद जो है डीएम बन गए। हाँ मतलब 10-12 साल ज्यादा। तो हमें कहते हैं मान लीजिए, तो इसका मतलब होता है कि पदोन्नति, कि आप डायरेक्ट आईएएस नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, आप एसडीएम है, पीसीएस है, तो आप भी तो डीएम बन सकते हैं। अब बताता हूं उसमें 2 तरीका अब है। 20% लोगों को जो है देखा जाए तो जो पीसीएस अधिकारी जो 20% लोग हैं उनको डायरेक्ट जो है देखा जाए तो उनको केंद्रीय सेवा में भेज दिया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, यदि आपके अंदर अच्छा आपने कार्य किया है तो आपका लिस्ट बना के चला जाता है। अब 20 से 25% लोग जो है वो देखा जाए तो सीधे केंद्रीय सेवा में चले जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 20% सब एकदम वही चीज मिलता है। लेकिन हाँ यह है कि सरकारें ज्यादा इसको पसंद नहीं करती हैं। हर 4 साल पर जो है आप देखते होंगे, हर 4 साल पर रिपोर्ट जाता है, हर राज्यों से लोग जाते हैं। इसी प्रकार समझिए, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1918। 19 में रिपोर्ट आया ना, 17 में बनाया गया था, 18 में रिपोर्ट आया, 19 में अधिनियम बना था। अब इसलिए क्या कहा, मतलब एक बार जब हिस्ट्री पढ़ा करिएगा, अब चूंकि मुझको तो बहुत भूल गया ना हिस्ट्री में, अब याद तो ज्यादा रहता नहीं, तो आप लोग जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आते हैं। ये भी हम लोग का जो है विषय है। केवल हिस्ट्री में कला संस्कृति और वही चीज नहीं आता है। तभी तो मैं बोलता हूं बार बार कि ग्रोवर की किताब पढ़ ले, अरे जो है बीएल ग्रोवर, हाँ ठीक है, बीएल ग्रोवर सर की किताब पढ़ लेते, मोटी वाली जो आती है। हाँ स्पेक्ट्रम भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ लेना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज दिया गया है। अब जिन लोगों को अगली साल परीक्षा देना उन लोगों को तो खासतौर से सब बढ़िया किताब पढ़ना चाहिए। अब हम लोग तो उस जमाने में वो सब पढ़े ही थे, अब भूल गया वो दूसरी बात है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कहा गया था कि नौकरियों में पहले जो है 1/4 पद ही भारतीय थे। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि भारतीयों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, और जो वरिष्ठ पद हैं वरिष्ठ पदों में 1/3 पद जो है भारतीयों को दिया जाना चाहिए। पहले आप जानते हैं कि एसडीएम सामान्यतः जो है वो एसडीएम तक तो मान लीजिए बन जाते थे, लेकिन डीएम और कमिश्नर का पद भारतीयों को नहीं मिलता था, सचिव उचिव भारतीय नहीं बनते थे, अंग्रेजी रहते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि वरिष्ठ पदों में भी 1/3 पद भारतीयों को दिया जाए, और जो वेतनमान है समुद्र पार के जो भत्ते हैं उनमें वृद्धि किया जाए, कि कोई अधिकारी यदि समुद्र पार जाता है, विदेशों में नौकरी करता है, तो उसका भत्ता ज्यादा होना चाहिए, उसका वेतनमान ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा जो है अपनी सभ्यता संस्कृति से बगावत करके जाता था। अब जानते हैं कि हम लोग क्या 7 समुद्र पार जाने का मतलब होता था धर्म का भ्रष्ट हो जाना। तो ऐसी दशा में जो है धर्म का भ्रष्ट हो जाना, तो लोग जो है उसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। तो उसको ज्यादा वेतनमान दिया जाए, समुद्र पार भत्ता दिया जाए, जिससे उस व्यक्ति का हौसला बना रहे। लिख दीजिए। हाँ भत्ते ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है, भत्ते ज्यादा है। भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। वरिष्ठ पदों में 1/3 पद, वरिष्ठ पदों में 1/3 पद, 1/3 पद भारतीयों को दिया जाए, 1/3 पद भारतीयों को दिया जाए। वेतनमान तथा समुद्र पार के भत्तों में वृद्धि की जाए, वेतनमान तथा समुद्र पार के भत्तों में वृद्धि की जाए। वेतनमान तथा समुद्र पार के भत्तों में वृद्धि की जाए। एक आप लोग पढ़ते होंगे ली आयोग,
1923 में बना था, 24 में रिपोर्ट दिया था। सही। ली आयोग, तब जानते हैं कि ली आयोग ने जो है लोक सेवाओं के लिए योग्यता का स्तर निर्धारित किया था। ली आयोग ने ही जो है लोक सेवा के लिए कहा था कि भाई एक पढ़ाई लिखाई का स्तर होना चाहिए, और इसने जो है सुरक्षा और अनुशासनात्मक नियंत्रण की बात किया था। सुरक्षा और अनुशासनात्मक नियंत्रण का मतलब लोक सेवा के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। तभी से तो देखा जाए तो जितने भी मान लीजिए गैस्टेड पोस्ट है या तमाम है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, बड़े अधिकारियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। तो आज भी ली आयोग, और ये माना जाता है कि जो उच्चतर लोक सेवा आयोग हम लोग के यहाँ जो है, तो ली आयोग ने ही सिफारिश किया था इसकी। तो उच्चतर जो हमारे यहाँ लोक सेवाएं हैं, जैसे आईएएस अधिकारी हैं चाहे और ऊपर के अधिकारी हैं, उससे संबंधित जितना भी अनुशासनात्मक कार्रवाई और तमाम चीजों की बात जो है ली आयोग ने किया था। लिख दीजिए 2 लाइन। लोक सेवाओं के लिए योग्यता का स्तर, लोक सेवाओं के लिए योग्यता का स्तर निर्धारित करना, लोक सेवाओं के लिए योग्यता का स्तर निर्धारित करना, सुरक्षा तथा अनुशासनात्मक नियंत्रण, सुरक्षा तथा अनुशासनात्मक नियंत्रण, सुरक्षा तथा अनुशासनात्मक नियंत्रण, देखिए जैसे हम लोग क्या, ऐसे थोड़ा समझ लीजिए कि वर्तमान जो लोक सेवा है, तो वर्तमान जैसे लोक सेवा है तो आज भी आप देखते हैं कि हम लोग क्या 3 तरह की सेवाएं हैं। एक तो अखिल भारतीय सेवा होता है, अखिल भारतीय सेवा होता है, एक जो है केंद्रीय सेवा होता है, और एक जो है प्रांतीय सेवा होता है। ये 3 तरह की सेवाएं आज भी दिखाई देती हैं। तो जो अखिल भारतीय सेवा है, तो आप देखते हैं कि हम लोग के यहाँ जो है शुरुआती दौर में 1951 में जो है वो आईएएस और आईपीएस 2 सेवाओं को ही इसमें रखा गया था। अब फिर आप देखे होंगे कि 1963 में जो है वो भारतीय वन सेवा को इसमें रखा गया। भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा को इसमें रखा गया। तो हमारे यहाँ ये जो 3 सेवाएं हैं, इन्हें ही 3 सेवाओं को अखिल भारतीय सेवा में रखा जाता है, बाकी सेवाओं को अखिल भारतीय सेवा में नहीं रखा जाता है। हमारे यहाँ जो भारतीय विदेश सेवा केंद्रीय सेवा में है। ये जैसे मान लीजिए केंद्रीय सेवा का मतलब ये हुआ कि इसमें जैसे 2 तरह की चीजें हैं, ग्रुप ए बी सी डी, 4 चीजें हो गई ना। तो यहां पर जैसे राजपत्रित अधिकारी हैं, राजपत्रित गैस्टेड और अराजपत्रित, अराजपत्रित। तो यहां पर जैसे केंद्रीय सेवा में राजपत्रित में जैसे मान लीजिए हमारे यहां डाक सेवा है, मान लीजिए रेलवे सेवा है, राजस्व सेवा है, संचार सेवा है। ये सब सेवाएं जो हैं देखा जाए इसमें रखा जाता है। और अराजपत्रित जो है, जैसे एसएससी से भी अराजपत्रित जो अधिकारी हैं उनकी भर्ती होती है। और जो प्रांतीय सेवा है, इसी को हम लोग राज्य स्तरीय सेवा कहते हैं। राज्य स्तरीय सेवा जो पीसीएस अधिकारी हैं। और जैसे मैं बताया कि हमारे यहां जैसे मैकाले समिति है, जैसे 1854 का जो है मैकाले समिति, अभी मैं बता रहा था। तो हमारे यहाँ जैसे आज़ादी के बाद आप देखते हैं कि वर्तमान जो लोक सेवा है आज़ादी के बाद कह सकते हैं, ये हमारे यहाँ व्यवस्था बनाई गई। और जो केंद्रीय सेवा होता है उसमें भी ग्रुप ए बी सी डी रखा गया है सब तमाम। और इसके साथ जो अधीनस्थ सेवाएं भी हैं भाई, इसके साथ ये जो सेवाएं हैं, अब इसकी सहायता के लिए अधीनस्थ सेवाएं चलती हैं, सबऑर्डिनेट।
और जो विभाग मंत्रालय है वो तो मैं अलग से थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा ही। और यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि हम लोग क्या, जैसे जो लेटेस्ट में कुछ कमीशन बने थे उससे भी कभी कभी प्रश्न आता है। जैसे कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग हम लोग क्या बनाया गया था 1974 में। तब जानते हैं कि कोठारी आयोग ने जो सिफारिश किया था, तो हम लोगों के यहाँ जो है ये जनता पार्टी सरकार ने ही तो लागू किया। पहले आप जानते हैं कि हम लोग के यहाँ, अभी तो बता रहा तो था, केवल मेंस का परीक्षा होता था, पीटी कुछ नहीं होता था। 1978 से हम लोग के यहाँ पीटी का परीक्षा शुरू हुआ। इसके पहले पीटी की परीक्षा उच्छा कुछ नहीं होता था, सीधे मेंस होता था, बस जाइए लिखिए। और हिंदी में भी परीक्षा नहीं होता था, इंग्लिश में ही परीक्षा होता था। 1980 से हिंदी में परीक्षा शुरू हुआ है, इसके पहले हिंदी परीक्षा उच्छा नहीं होता था। तो आप जानते हैं कि कोठारी आयोग ने ही जो है वो देखा जाए तो ये 1974 में बनाया गया था, 1976 में इसने अपनी रिपोर्ट दिया था और 1978 से इसको लागू किया गया। 2 लाइन लिख दीजिए, कोठारी आयोग 1974। वो कोठारी आयोग शिक्षा आयोग वाला है, ये मैं पढ़ा रहा हूं दूसरा प्रशासनिक वाला 74। इसने अपनी रिपोर्ट 1976 में दिया, जो बीएड में हम लोग पढ़ते थे। कोठारी आयोग 1976 में रिपोर्ट दिया। याद तो सही आया आप लोगों को, शिक्षा वाले में था ना, राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग। 1976 में रिपोर्ट दिया और 1978 में सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। एक तरीका बता रहा हूं, ऐसे भी पढ़ा जाता है, सिर्फ परंपरागत पढ़ने से काम नहीं चलेगा। 1978 में सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया और इसने नई प्रणाली की शुरुआत की। नई प्रणाली की शुरुआत की, डैश पीटी मेंस इंटरव्यू। अब इसके बाद एक दो और भी वो भी पढ़ा देता हूं। सतीश चंद्रा समिति, सतीश चंद्रा समिति, कम से कम आसान प्रश्न आएगा तो गलत तो नहीं होगा। नहीं पूछ देगा पीटी मेंस इंटरव्यू की परीक्षा प्रणाली जो है किस समिति के पर आधारित है, वो भी गलत कर चले आए। पीटी का एग्जाम देने गए थे ये भी पता नहीं, वो भी गलत हो गया। इतना तो जान लेते कि पीटी का एग्जाम जो हो रहा है किस समिति के सुझाव पर हो रहा है। अब सतीश चंद्रा समिति जो बनाई गई थी 1988 में, तब जानते हैं कि 1988 में बनाया गया था और 1989 में जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया था। इन्होंने ही पहली बार कहा था कि 200 नंबर का निबंध लागू किया जाए और साक्षात्कार का नंबर जो है पहले 250 था, बढ़ाकर 300 इन्होंने कर दिया। लिख दीजिए, इसके सुझाव पर 200 नंबर का निबंध शामिल किया गया। इसके सुझाव पर 200 नंबर का निबंध शामिल किया गया और साक्षात्कार 250 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया। $250 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया। ये सब उल्टा सीधा ज्ञान मुसीबत में काम आएगा। पीटी पास करने वाला व्यक्ति देखिए किराने की दुकान की तरह होता है। हाँ, सब कुछ किराने की दुकान पर सुई धागा, देखिए बोलेंगे सुई है, खोज के देखिए लाएगा पिछले जन्म का सुई, कोई मुर्चा उर्चा लगाओ, इधर उधर जंग लगाओ, देखिए है ना, खोज के लाएगा। तो उसी दुकान को हम लोग अच्छा मानते हैं कि हर चीज है। पीटी पास करने वाला व्यक्ति के भीतर भी यही खूबी होनी चाहिए, कुछ भी हर चीज उसको आना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी पूछेंगे कुछ ना कुछ आना चाहिए, जिससे वो जुगाड़ उगाड़ लगा के एग्जाम में टिक लगा दे बस। क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, पूछने क्या, पीटी का कोई सिलेबस तो होता नहीं, पता ही है। तो हम लोग भी पढ़ाते हैं, फिर भी कहते हैं भाई जितना योग्यता क्षमता था पढ़ा दिया, लेकिन अब जो भी हो। तो सतीश चंद्रा समिति में लिख दिए। अब एक आप लोग पढ़ते होंगे वाईके अलख समिति। वाईके अलख
समिति। तो आप जानते हैं कि सीसेट, जो सीसेट है, इनके सुझाव पर लागू किया गया। तो क्या कर, मारेंगे क्या उनको? वो 2010 में बना था, 11 में रिपोर्ट आया था, 12 से लागू हो गया। बताइए। हाँ, जिंदा तो ही है। इन्होंने सीसेट लागू करने की बात किया था, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग इसमें क्या करना है कि प्रशिक्षण, मैं आप लोगों के नोट्स पे लिखा भी हूं, प्रशिक्षण को जैसे मैं कुछ बता भी देता हूं। प्रशिक्षण हेडिंग बनाइए, वहां से प्रश्न आता है, वो रटना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे आप लोग जो इंडिया वाला आप लोग सब लोगों के पास उसमें तो होगा ना, आप लोग ले लीजिएगा। हम नहीं, मेरे पास तो ही है, ये आप लोगों को भी आप कर लीजिएगा। हाँ, मैं उस पर जो है ना, जो इंडिया जो है भारत वाला, तो भारत वाला जो है उसमें से क्या करिएगा कि थोड़ा सा देख लीजिएगा जगह जगह पर, जैसे प्रशिक्षण वाला उसमें दिया है, अच्छा दिया है, उसी से मैं भी नोट करवा दिया था इसमें, उसी से मैं भी करवा दिया था। किताब तक खरीदने की जरूरत नहीं है, वो जो है उसका सॉफ्ट कॉपी है, नागर से बोल दीजिएगा कि वो भेज देगा, सब लोगों को ग्रुप पर ही डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है देखा जाए तो इसमें क्या करिएगा कि जैसे कर्मचारी चयन आयोग है, लिखना नहीं है, सुनना है। कर्मचारी चयन आयोग है, तो आप जानते हैं कि हम लोग क्या 1975 में कर्मचारी चयन आयोग बनाया गया, और इसका नाम बदलकर जो है 1 वर्ष के बाद ही जो है 1976 में इसका नाम बदलकर, आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में इसका नाम कर्मचारी चयन आयोग नहीं था, इसका नाम जो है भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका नाम जो है ये कहा था कि अधीनस्थ जो है वह देखा जाए तो आयोग बना दिया जाए, अधीनस्थ सेवा आयोग। तो आप जानते हैं कि अधीनस्थ सेवा आयोग था, लेकिन वो नाम ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर उसका नाम जो है कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया। और ये जो है कार्मिक मंत्रालय के तहत ये संबंधित है, और इसमें जो है वो देखा जाए तो एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं, एक सचिव होता है और अन्य लोग होते हैं, और ये लोग अधीनस्थ सेवा परीक्षा जो हम लोग क्या एसएससी का होता है यही कराती है। अब जैसे कार्मिक मंत्रालय है, डीओपीटी है, तो थोड़ा सा डीओपीटी के बारे में पढ़ लेना है। तो डीओपीटी के बारे में पढ़ लेना है कि भाई डीओपीटी का गठन कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। अब जानते हैं कि जैसे ये सब पढ़ लेते हैं तो हम लोग के यहाँ जो सेवाएं हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए, मुख्यतः जैसे राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है, तो हम लोग के यहाँ जो है वह जो मसूरी में है, तो आप जानते हैं कि 1959 में ये बनाया गया था, और 1972 में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री जो है राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कर दिया गया था, और यह भी कार्मिक मंत्रालय के तहत ही कार्य करता है। हाँ, इन लोगों की 1959 से पहले जो ट्रेनिंग की व्यवस्था थी वो दिल्ली में ही व्यवस्था थी। 1959 में बनाया गया, उसके बाद ट्रेनिंग होना शुरू हो गया था वहां पर। इसके पहले तो पता है, तो पहले लोगों का इस तरह से ट्रेनिंग भी नहीं होता था। शुरुआती दौर के जो अधिकारी थे 1950 के बाद जिनका हुआ, वो लोग नौकरी में ही सीख जाते थे, नौकरी में ही सीख जाते थे, दिल्ली में ही ट्रेनिंग हो जाया करता था। लंदन में होता था, आजादी के बाद ये पूछ रहे हैं ना। अंग्रेजी काल में तो दोनों जगह ट्रेनिंग होता था, विदेश में भी ट्रेनिंग होता था, फिर यहां पर भी ट्रेनिंग होता था, फोर्ट विलियम में भी ट्रेनिंग होता था। सब ट्रेनिंग फोर्ट विलियम नहीं होता था, बहुत सारा ट्रेनिंग वहां पर करा के भेजा जाता था। अब तो हम लोग का मान लीजिए, अभी भी देखिए, अभी भी ट्रेनिंग जो होता है, तो जो आईपीएस अधिकारी हैं, तमाम लोग हैं, उन लोग को विदेशों में भी भेजा जाता है ट्रेनिंग करने के लिए इस समय तो, लेकिन अकेले ही जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए तो यहां पर तो उसमें आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है पढ़ लीजिए एकदम। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है देखा जाए तो हम लोग क्या 1948 में माउंट आबू में जो है बनाया गया, राजस्थान में। जो लोग माउंट आबू के आसपास रहने वाले होंगे तो अभी भी तो है बिल्डिंग वहां पर, अब तो पर्यटन वाला बन गया है। तो माउंट आबू में बनाया गया था। तो आप जानते हैं कि
हाँ भीलवाड़ा वन। तो ये जो है 1975 में जब हम लोग के यहाँ आपातकाल लगा, तो आपातकाल लगने के कारण जो है आप जानते हैं कि वहां पर समस्या उत्पन्न हो गया था। तो कुछ जो है महामारी और इस तरह से जैसे कोरोना चला है वैसे ही कुछ समस्या आया था वहां पर भी। तो आप जानते हैं कि उसके बाद उसको अस्थायी रूप से हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया था, अस्थायी रूप से। तब अब हैदराबाद जब स्थानांतरित कर दिया गया तो जानते हैं कि हैदराबाद में जमीन ज्यादा थी जहां पर भेजा गया था। अब सरकार ने सिफारिश कर दिया कि ऐसा है क्यों ना वहीं पर बनाइए नई बिल्डिंग। तो वहीं पर सब बिल्डिंग बना, वहीं पर सब व्यवस्था बना और तब से वहीं पर वो चल रहा है। तो कोहली समिति जो बनाई गई थी 1966 में, उसी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर जो है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कर दिया गया। तो उसका नाम वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है। तो ऐसे जैसे मान लीजिए जो लोग जैसे किताब पढ़ते हैं तो छोटा छोटा बात जो निकलता है उसको थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे हम लोग क्या यहाँ आईटीओ के नीचे जो है IIPA है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो IIPA है आप जानते हैं कि उसमें भी ट्रेनिंग होता है। हाँ, तो उसमें जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो है देखा जाए बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, मैं भी उसका सदस्य हूं। तो उसमें जो है जो भी किताब आप चाहेंगे सब किताब मिल जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। तो सामान्यतः जो लोग भी प्रशासनिक सेवा में चाहे IAS PCS में हैं सामान्यतः उसके सदस्य हैं। नहीं, सेंट्रल लाइब्रेरी में आपको एडमिनिस्ट्रेशन की किताब नहीं मिलती है उतनी। यहां पर आपको जितना भी किताब चाहिए चाहे देश का चाहे विदेश का सब मिल जाएगा। अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, आजकल तो ऐसे ऐसे कंप्यूटर लगा हुआ है, जो लोग गए होंगे बहुत बढ़िया है। आजकल तो जाइए, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, मान लीजिए कुछ भी रिपोर्ट पढ़ना है तो आप गए उस पर रिपोर्ट अपना टाइप किए तो तुरंत तो बता देता है कि कॉलम नंबर इतना, रो नंबर इतना, ये किताब है, जाकर किताब निकाल लीजिए, इशू करा लीजिए। आजकल तो फोटो स्टेट की भी सुविधा वहां पर हो गया है कि जैसे अब इतना टाइम तो नहीं रहता है ना कि बैठ के वहां पढ़ा जाए, तो हम लोग क्या करते हैं पेज नंबर लिख कर उसमें दे देते हैं तो वो टाइप करके निकल जाता है। और जितनी किताबें वहां पर हैं सब किताबों को जो है स्कैन करके रखा गया है। तो स्कैन करके रखने से क्या फायदा होता है कि फोटो स्टेट से किताबें खराब नहीं होती हैं, वो स्कैन करके निकाल देते हैं। है ये वो तो निकाल के दे देगा, 15-20 मिनट लगता है, सब निकाल के दे देगा, फोटो स्टेट का पैसा ले लेते हैं। तो ये जो हम लोग क्या बनाया गया है, तो आप जानते हैं कि 1954 में जो है भारतीय प्रशासन पर जो FLB समिति बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं जो है इन्होंने ही सिफारिश किया था कि हम लोग के यहाँ ऐसा एक बनना चाहिए इंस्टीट्यूट जहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का सब किताब मिल जाए। भाई हमें कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको कोई भी समस्या आएगा, पेंशन है चाहे छुट्टी है चाहे जो भी है, कैसे पता करेगा? तो उसका तो एक संस्थान होना चाहिए जहां पर किताबें सब मिल जाए, नया मैनुअल मिल जाए। भाई हमेशा मैनुअल बदलता रहता है तो कैसे वो व्यक्ति कैसे आदेश निर्देश जारी करेगा? तो वहां पर सब नया नया मैनुअल हर राज्य का मिल जाएगा। किसी भी राज्य का ढूंढेंगे, उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, कहीं का भी, सब जगह का वहां पर रखा हुआ है। हाँ, तो आप जानते हैं एक तो ये सब पढ़ लेना है थोड़ा सा, और उसके बाद आप लोगों को इसमें क्या करना है कि जो मुख्य मुख्य संस्थान है, जैसे इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट सर्विस है, तो इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट जो सर्विस है उसका ट्रेनिंग जो है शिमला में होता है। उसका जो शिमला में है वहां पर जो माल रोड है उसी के बगल में ही उसका है। तो इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट सर्विस जो उसको बोलते हैं स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल, वहां पर ट्रेनिंग होता है। जैसे हम लोग क्या भारतीय राजस्व सेवा है, नागपुर में ट्रेनिंग होता है। तो ऐसे ट्रेनिंग सेंटर को थोड़ा सा याद कर लेना। जैसे रेलवे स्टाफ कॉलेज है बड़ौदा में, वहां पर ट्रेनिंग होता है। हम लोग क्या जो सचिवालय जो प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान है दिल्ली में, यहाँ पर होता है। जैसे हम लोग क्या सूचना, भारतीय सूचना सेवा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है JNU के जो बगल में पीछे बिल्डिंग है, वहां पर जो है देखा जाए तो इसका ट्रेनिंग होता है। तो ऐसे हम लोग क्या थोड़ा सा, जैसे भारतीय डाक सेवा है तो भारतीय डाक सेवा का ट्रेनिंग गाजियाबाद में CBI जो अकेडमी है राजनगर के सामने, तो उसके बगल में जो है वह देखा जाए तो भारतीय डाक सेवा संस्थान है, वहां पर ट्रेनिंग होता है। भारतीय वन सेवा देहरादून में, ये सब रटना पड़ेगा, हम ही रटवा रहे हैं। ये सब लिख कर एक पेज जगह छोड़िए, प्रशिक्षण करके घर पे जाकर लिखिएगा। एक पेज प्रशिक्षण वाला छोड़िए जगह, 2 पेज जगह छोड़िए, साफ साफ लिख के रट डालिएगा। एक पेज अगल बगल छोड़ दीजिए, बहुत केवल मिलाने को आता है बस। अब इसमें मैं बताया था
कि जैसे एक तो ये सब पढ़ना है, इसके बाद क्या करना था मैं बताया था कल कि जैसे लोकपाल है, अभी जैसे मैं सुबह गवर्नेंस शुरू भी किया हूं, या पुराने भी जो लोग पढ़े होंगे, तो जैसे लोकपाल है उसको लेकर थोड़ा सा पढ़ डालना है, नागरिक अधिकार पत्र पढ़ डालना है, आरटीआई पढ़ डालना है, तो ये सब भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। अब फिर इसमें जो है वो देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंसेप्चुअल भी पढ़ाता रहूंगा रोज, क्योंकि एक साथी जो है बोझिल नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे लोकतंत्र में नहीं पढ़ाए थे, याद है? लोकतंत्र है, अधिकार है, थोड़ा सा शुरू करते हैं। इसका नोट्स आप लोगों को कल नहीं परसों मिल जाएगा, मैं बोल देता हूं। इसका नोट्स भी मिल जाएगा, उसके पीछे कुछ क्वेश्चन भी है, उसी में डलवा दिया हूं, आज ही बोल देता हूं। हाँ चलिए, लोकतंत्र ना, अगर कोई है बुलाओ तो। लोकतंत्र, लोकतंत्र है, अधिकार है, तो एक एक दो दो पढ़ाता रहूंगा तभी तो खत्म होगा, तो कैसे हो पाएगा। डेमोक्रेसी, पांडे जी इन लोगों का जो थ्योरी वाला नोट्स है तो कल याद जरा दिलाइएगा कि आ जाएगा, तो कल फोटो स्टेट के लिए चला जाएगा, अब परसों इन लोगों को बांट दिया जाए, क्योंकि मैं थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा देता हूं। हाँ कल हो जाए। देखिए लोकतंत्र में हम लोग को क्या पढ़ना है, लोकतंत्र का पहले तो हम लोग को अर्थ समझना है कि लोकतंत्र होता क्या है। और लोकतंत्र में जो है देखा जाए तो हम लोगों के यहां जो है, जैसे लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का मॉडल है, ये थोड़ा सा हम लोग को जानना है। लोकतंत्र के मॉडल का मतलब होता है कि जैसे भारत में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र पाया जाता है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, तो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र क्या होता है, जैसे आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे आजकल निकलता है सहभागी लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, तो सहभागी लोकतंत्र क्या होता है। फिर एक आता है विमर्शी लोकतंत्र, विमर्शी लोकतंत्र, इसको जानना है। ना इतना नहीं इन लोग को डेप्थ। प्रतियोगी जो लोकतंत्र है, वो प्रतियोगी लोकतंत्र कोई लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं, एक व्यवस्था है। ये विमर्शी लोकतंत्र के तहत ही आता है। एक तो ये पढ़ना हम लोगों को। लोकतंत्र से संबंधी जो तथ्य है थोड़ा बहुत ये हमको ध्यान रखना है। वैसे तथ्य तो आप लोगों के यहाँ कम ही आता है, संकल्पना ही आता है ज्यादा। हाँ अब आएगा, तभी तो शुरू किया हूं आज ही, क्योंकि आज नहीं शुरू करूंगा तो रोज एक एक दो दो पढ़ाऊंगा, कुछ तथ्यात्मक पढ़ाऊंगा तभी अच्छा हो पाएगा। नहीं तो क्या होता है कि इकट्ठे समझाऊंगा फिर समझ में आएगा नहीं, फिर दिक्कत आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लोकतंत्र पढ़ा दिया आज, कल न्याय पढ़ा दिया, रूल ऑफ लॉ पढ़ा दिया, ऐसे एक एक दो दो पढ़ाता रहूंगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले इसको अर्थ समझाता हूं। बना लिए? ये जो लोकतंत्र है, अब इसी का कल टेस्ट होगा। लोकतंत्र, तो देखिए लोकतंत्र जो है वो देखा जाए तो लोकतंत्र का एक सीमित अर्थ होता है, एक सीमित अर्थ होता है और एक व्यापक अर्थ होता है। सीमित अर्थ जो है इसको ध्यान में नहीं रखना है। सीमित अर्थ का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र जो है एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में है। लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई लोकतंत्र जो है वो एक शासन प्रणाली है। लोकतंत्र जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम लोग क्या जो है व्यवस्था चलाता है, शासन प्रणाली कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है शासन प्रणाली के रूप में है, शासन प्रणाली के रूप में। अब देखिए लोकतंत्र जो है शासन प्रणाली के रूप में है, तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है,
तो जो हमारे यहां जैसे हम लोग कहते हैं कि जनता जो है प्रत्यक्ष आब्लिक अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। तो जब हम लोग जैसे संसद की बात करते हैं, राजनीतिक दल की बात करते हैं, जैसे हम लोग चुनाव की बात करते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि ये हमने जो अर्थ बताया ये हम लोग को दिमाग में नहीं रखना है। मतलब कथन कारण का कोई भी प्रश्न करिएगा तो इसको ध्यान में रख के मत लगाइएगा, व्यापक अर्थ को ध्यान में रख के लगाना है। अब व्यापक अर्थ क्या है? तो व्यापक अर्थ है लोकतंत्र साध्य के रूप में है। ये तो साधन हो गया ना यहां पर। व्यापक अर्थ में लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र साध्य के रूप में है, साध्य के रूप में है, लोकतंत्र साध्य के रूप में है। और साध्य के रूप में है इसका मतलब कि लक्ष्य के रूप में है, उद्देश्य के रूप में है। और लक्ष्य और उद्देश्य के रूप में है इसका मतलब कि लोकतंत्र जो है मूल्यात्मक अवधारणा है, मूल्यात्मक अवधारणा है। और मूल्यात्मक अवधारणा का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र जो है अच्छे मूल्यों को रखता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं जैसे अधिकार है, जैसे हम लोग कहते हैं न्याय है, जैसे हम लोग कहते हैं बंधुत्व है, जैसे हम लोग कहते हैं कि समानता है। तो इन मूल्यों का समुच्चय है। मूल्यों का समुच्चय है। लोकतंत्र जो है वो अच्छे मूल्यों का समुच्चय है, साध्य के रूप में है। क्योंकि इसमें जो प्रश्न आते हैं कंसेप्चुअल आते हैं। तो कंसेप्ट, ये थ्योरी का मतलब ही होता है कि आपका एक कंसेप्ट होना चाहिए लोकतंत्र पर। वो लोकतंत्र पर परिभाषा नहीं रटना, वो सब हम लोग के पॉलिटिकल साइंस में, नेट जीआरएफ में सब आता रहता है। यहां पर हम लोगों को लोकतंत्र होता क्या है वो ध्यान रखना है। तो जैसे मैं बताया कि ये लोकतंत्र जो है वो देखा जाए तो मूल्यों का समुच्चय है। और जब मूल्यों का समुच्चय है तो जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, संवाद, समायोजन, ये सब जो मूल्य हैं, तो इन मूल्यों का प्रयोग जो है बहुआयामी व्यवस्था में किया जा सकता है। इन मूल्यों का प्रयोग बहुआयामी व्यवस्था में किया जा सकता है। बहुआयामी व्यवस्था में किया जा सकता है। बना रहे हैं कि नहीं? बनाइए पहले इतना जल्दी से। थोड़ा थोड़ा है, अब 5-6 क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो हो जाएगा। और चूंकि आप नहीं जानते हैं तो जो लोकतंत्र आपको समझ में आता है अपने हिसाब से टिक लगा देते हैं। अब आपकी भी कौन सा गलती है? अभी मुखर्जी नगर में कोई केस उस नहीं मिला है? कहां मिला है? वही सर्दी जुकाम हो गया होगा। हम लोगों को कोरोना थोड़ी पकड़ेगा, हम लोग तो कोरोना को पकड़ ले। अरे खूब पहले के लोग स्टेमिना रखते थे, क्या कोरोना कौन वायरस। गांव में लोग देखिए रोटी सब्जी खाते थे, दूध पीते थे, 100-100 साल जिंदा रहते थे, कोई दवा ववा नहीं रहती थी। और आजकल हम लोग इतना देखिए सावधानी बरतते हैं। तो इन मूल्यों का प्रयोग जो है देखा जाए तो बहुआयामी जो व्यवस्था है उसमें किया जा सकता है। सुधर जाइए, पढ़ लीजिए चुपचाप एकदम। तो विश्लेषण तो इनका चलता रहता है। इन मूल्यों का प्रयोग जो है बहुआयामी व्यवस्था में किया जा सकता है। अब यहीं पर समझिएगा, ये बहुआयामी व्यवस्था का मतलब ये हुआ
कि जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं राजनीतिक लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का एक स्वरूप जो है राजनीतिक लोकतंत्र भी है, सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र जैसे होता है आर्थिक लोकतंत्र, एक होता है नैतिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है कि जैसे राजनीतिक व्यवस्था में इन मूल्यों का प्रयोग किया जाना, राजनीतिक व्यवस्था में इन मूल्यों का प्रयोग किया जाना, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इन मूल्यों का प्रयोग करेंगे तो संवैधानिक सरकार बनेगी। अच्छा, संविधानवाद भी पढ़ाऊंगा, देखिए भूल गया। संवैधानिक सरकार बनेगी, सीमित सरकार बनेगी, उत्तरदायी सरकार बनेगी, संवेदनशील सरकार बनेगी। तो ऐसी व्यवस्था को राजनीतिक लोकतंत्र कहा जाता है। 2 लाइन लिखिए इस वहां पर। राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग किया जाना, राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग किया जाना, राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग किया जाना, जैसे संवैधानिक सरकार, जैसे संवैधानिक सरकार, सीमित सरकार, उत्तरदायी सरकार, ये सब लोकतंत्र का स्वरूप है। संवैधानिक सरकार, सीमित सरकार, उत्तरदायी सरकार आदि। इसी प्रकार समझिए, सामाजिक लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि सामाजिक जो व्यवस्था है, ये आप लोगों का जो 1 नंबर नोट्स है ना, 1 नंबर नोट्स में ये सब मैं लिखा हूं, घर पे जाके आज ढूंढिएगा, 1 नंबर नोट्स में होगा, पहले ही टॉपिक में है 1 नंबर। याद आ गया, उसको लिखवा दिया था लेकिन उस समय में पढ़ाया नहीं था। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि सामाजिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग करना। और सामाजिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्य के प्रयोग करने का मतलब क्या हुआ कि भाई जाति धर्म के आधार पर भेदभाव न किया जाए, किसी का सामाजिक शोषण न हो। लिख दीजिए, सामाजिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग करना, सामाजिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग करना, सामाजिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग करना, अर्थात समाज में किसी को विशेषाधिकार न देना, अर्थात समाज में किसी को विशेषाधिकार न देना, जाति धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव न करना, जाति धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव न करना, जाति धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव न करना, अर्थात किसी का सामाजिक शोषण न हो। जैसे मान लीजिए अभी इससे पढ़ा रहा हूं कि जैसे नागरिकता में देखा जाए तो धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया, तभी तो इसको कहा जा रहा था कि लोकतंत्र का उल्लंघन है, ये लोकतंत्र की भावना से मेल नहीं खाता है, क्योंकि जाति धर्म के आधार पर नागरिकता में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर सरकार की आलोचना की जा रही है। भाई नागरिकता है चाहे कोई भी चीज है, जाति धर्म के आधार पर ये सब शोभा नहीं देता है लोकतांत्रिक जो देश है। और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब हुआ कि जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें लोकतांत्रिक मूल्य का प्रयोग करना। अब आर्थिक व्यवस्था में थोड़ा सुनते रहिए बस, आर्थिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग करना, इसका मतलब होता है कि समाज के जो संसाधन हैं उनका प्रयोग सामान्य हित में होना चाहिए, सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। कोई मान लीजिए कल छपट ईर्ष्या द्वेष घृणा फ्रॉड करके कमा लिया तो इसका मतलब कि वो वास्तव में पैसा नहीं कमाया है। अरे भाई किसी के पास दिमाग कम है, कोई कम चालाक होता है, किसी ने किसी का हड़प लिया ले लिया तो उसको कमाना थोड़े ना बोलते हैं, परिश्रम करके आपने नहीं ना कमाया। अब मान लीजिए वो जो है यस बैंक वाले जो हैं डायरेक्टर पता चले कि जो है अब 5,000
करोड़ 4,000 करोड़ रुपया कमा लिए तो उसको बोला जाएगा कमाना। तभी तो उनको नहीं जाने दिया जा रहा कि रुकिए अभी बताते हैं आपको। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि आपने आम जनता का पैसा इकट्ठा कर लिया कलाकारी करके, तो वो ठीक नहीं। तो ये देखा जाए तो आर्थिक लोकतंत्र का मतलब सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। जो समाज के संसाधन है उसका प्रयोग सामान्य हित में होना चाहिए। तभी तो देखा जाए कि पता लगे मेडिकल की दुकान पे जो है वह सैनिटाइजर है, अब लोग खरीद के जो है 200 रख लिए घर में। क्यों 200 रख लिए भैया? देख तो रहे हैं, मान लीजिए लोग खरीद के रख लिए। अब खरीद के रख लिया, अरे भाई समाज के जो संसाधन है सबको मिलता है, 1-2 खरीद के लाते। अरे अब हमारे यहाँ चक्कर दूसरा है, नहीं बताया हमारे यहाँ। अभी तो बताया अपने बच्चे का बात कि पापा जितना अंकल की दुकान पर सब ले चलो घर। अरे यार 10-20 किलो रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सब अंकल की दुकान का चावल उठा ले जाओगे। तो यहां देखिए आर्थिक लोकतंत्र में सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो। आर्थिक लोकतंत्र में लिखिए, अब अर्थ तो लिख लेंगे ना कि आर्थिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग किया जाना। अर्थ मत लिखिए, उतना समझी गए। एग्जाम्पल लिखिए, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति, उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामान्य हित में करना, उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामान्य हित में करना, उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामान्य हित में करना, उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामान्य हित में करना। ठीक है। नैतिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि जैसे जो हम लोग का व्यवस्था है, पहले में कहते हैं कि जैसे ऐसे समझिए, पहले समझाता हूं तब 2 लाइन लिखिएगा। नैतिक लोकतंत्र कहते समय दिमाग में आना चाहिए कि कल टेस्ट रहने दीजिए, परसों होगा, क्योंकि पहले पढ़ लीजिए 1-2 दिन। आज पढ़ा दूंगा, कल पढ़ा दूंगा तो आप लोग दे पाएंगे, क्योंकि आप लोग एक तो लोकतंत्र वाला पढ़िएगा, कुछ नोट्स भी बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा उससे भी हो जाएगा। और नौकरशाही वाला आज नोट्स बनाएंगे तो आज ही कैसे रट लेंगे, रटाई भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो उल्टा सीधा क्वेश्चन बनाएंगे। परसों टेस्ट होगा, कल नहीं, ध्यान दीजिए, क्योंकि कल बना तो दूंगा पेपर, लेकिन आप लोग कर नहीं पाएंगे ना, चक्कर ही हो जाएगा। क्योंकि जब तक पढ़ के नहीं आएंगे, कितने लोग अब आते ही नहीं है, वो भी संकल्प ही ले रखे हैं कि हम नहीं टेस्ट देंगे। अरे अपना पढ़िए एकदम, ये लोग तो एकदम, अब पहले समझिए तब लिखिएगा। शांत, अरे शांति से पढ़िए। तो ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में, जैसे टीवी स्मिथ एक विचारक था, टीवी स्मिथ, तो टीवी स्मिथ ने जो है लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में माना। इसी को हम लोग नैतिक लोकतंत्र कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, लिखिएगा मत, सुनना है। अभी मैं बताया कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र एक जो है मूल्यात्मक अवधारणा है। लोकतंत्र जो है मूल्यात्मक अवधारणा है। अभी बताइए कि लोकतंत्र मूल्यात्मक अवधारणा है, तो अभी मैं बताया स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, संवाद, समायोजन, ये सब अच्छे मूल्य लोकतंत्र में होते हैं। लोकतंत्र अच्छे मूल्यों का घोल है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? क्योंकि नहीं समझ में आएगा फिर धीमे धीमे बोलूंगा। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, इन मूल्यों को मिलाएंगे तो ये लोकतंत्र है। तो जब इन मूल्यों को मिलाएंगे तो ये सब मूल्य कौन रखेगा? व्यक्ति रखेगा। व्यक्ति के भीतर, भाई हम कहते हैं कुत्ता बिल्ली स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व नहीं रखेगा। किसी कुत्ते को पकड़ के बोलेंगे कि तुम हमारे साथ न्याय करो, तो मान लीजिए वो कुत्ता क्या न्याय करेगा? तो मान लीजिए हमें कहते हैं, तो हमें कहते हैं कि व्यक्ति के भीतर ही तो इन मूल्यों का प्रयोग होगा। व्यक्ति ही तो इन मूल्यों का प्रयोग करेगा। अब व्यक्ति जो इन मूल्यों को अपने भीतर, मान लीजिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, इन सब मूल्यों को अपने भीतर व्यक्ति रखेगा,
तो इससे क्या होगा? व्यक्ति का आंतरिक विकास होगा, व्यक्ति का अंतःकरण मजबूत होता है, व्यक्ति का अंतःकरण मजबूत होता है। जब अंतःकरण जब व्यक्ति का मजबूत होगा, व्यक्ति का आंतरिक व्यवस्था मजबूत होगा। जैसे ऐसे समझिए कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, संवाद, समायोजन, ये सब जो मूल्य रखने वाला व्यक्ति है वो जीवन में कभी घबराएगा नहीं, चाहे जितनी विपत्ति आ जाएगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए झगड़ा भी करने आएगा तो बोलेगा बैठिए भाई साहब, पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, तब लड़ते हैं। थोड़ा सा पहले ताकत हो जाए लड़ने का, लड़ लीजिएगा, मैं कहां कर रहा हूं, मत लड़िए। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि व्यक्ति का अंतःकरण मजबूत होता है, तो व्यक्ति के अंतःकरण के मजबूत होने से क्या होगा? अभी जैसे जोड़ता हूं, ये अभी मैं लिखा हूं जीवन शैली। तो जीवन शैली का मतलब होता है जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला। लाइफ स्टाइल आपका कैसा, नहीं हम लोग कहते हैं क्या लाइफ स्टाइल है। तो लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि भाई जो तो जो जीवन है, ये जीवन जो है जटिल है और बहुआयामी है। जीवन जटिल है, जीवन आसान थोड़े ना है जीना। जीवन जीना सोचिए कि वो भी बहुत कठिन कार्य होता है। सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, पारिवारिक जीवन, अभी तो बताया कि मान लीजिए हम लोग पढ़ा रहे, सब तरीके का जीवन है ना भाई, मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, परिवार भी है, माँ बाप, भाई बहन, सब लोग हैं, सबको साथ लेकर चलना। तो जीवन देखिए जटिल और बहुआयामी है। एक ही जन्म में सोचिए सब लोगों को जो है वो देखा जाए तो थोड़ा सा संतुष्ट करके रखना है। एक ही जन्म में ना, बच्चा अपना अधिकार की बात करेगा, मान लीजिए हमें कहते हैं पिताजी अपने बात करेंगे, तो सब लोगों को संतुष्ट करना सोचिए कितना कठिन काम है। जब ये कठिन कार्य है तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो यह जो अंतःकरण आपका मजबूत हुआ है, यहां से ये जो अंतःकरण जो मजबूत हुआ है, इसी चीजों के कारण व्यक्ति जो है वो देखा जाए तो व्यक्ति के भीतर एक समग्र तंत्र बन जाता है, व्यक्ति के भीतर एक अच्छी व्यवस्था बन जाती है, व्यक्ति समायोजन कर लेता है, व्यक्ति अन्याय नहीं करता है, संवाद सहिष्णुता के माध्यम से जो है संतुलन स्थापित कर लेता है, और जीवन में आने वाली समस्या का उचित समाधान भी कर लेता है। जो जीवन जटिल था, जो जीवन कठिन था, जो जीवन बोझिल था, देखिए किसी से मान लीजिए पूछते हैं कैसा चल रहा है, कट रहा है, बस मत पूछिए भाई साहब। तो मान लीजिए ये कट रहा है, मत पूछिए। अरे भाई कष्ट तो जीवन में आएगा ही। अब मान लीजिए आप तैयारी करें तो कष्ट नहीं आएगा। आप ही लोग तो संकल्प लिए थे कि हम सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो आपको उस दिन सोचना चाहिए था कि पढ़ना भी पड़ेगा मन लगा के, केवल तो सोचना चाहिए था ना। अब क्या कष्ट की बात कर रहे हैं? तो अब ऐसी दशा में ये बताइए कि जीवन में आने वाली समस्याओं का जो है, जीवन में समस्या तो आएगा ही, जब इतना बड़ा लक्ष्य ले रखे हैं तो समस्या तो आएगा ही। तो उस समस्या में यह जो मूल्य है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, संवाद, समायोजन, यह मूल्य हमें हौसला प्रदान करता है, यह मूल्य व्यवस्था उपलब्ध कराता है, और जीवन व्यक्ति जो है अपने जीवन को सार्थक, अर्थपूर्ण और प्रासंगिक बना लेता है। इसीलिए इसको जो है वह जीवन शैली कहा जाता है। तो कभी मान लीजिए लिखे ऐसे, अब कथन लिखता है ना कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, लोकतंत्र जो है वह देखा जाए तो केवल शासन प्रणाली के रूप में, गलत, केवल शासन प्रणाली नहीं है। लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र जो है मूल्यात्मक अवधारणा के रूप में, लोकतंत्र सामाजिक व्यवस्था के रूप में। तो सही बात गलत बात जो कर रहे हैं ये इसी अवधारणा के आधार पर तो करेंगे ना। तो एक लाइन वहां पर जो लिख रहे थे वहीं पर लिख देना है। नैतिक लोकतंत्र एक लाइन लिख दीजिए कि लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में है, लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में है। बस एक ही लाइन लिखना है, लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में है, जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को प्रासंगिक और अर्थपूर्ण बना सकता है, जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को प्रासंगिक और अर्थपूर्ण बना सकता है। अब समझिए,
अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, लोकतंत्र का जो व्यवहारिक पक्ष है वो तो मैं सिद्धांत बताया। व्यवहारिक पक्ष का मतलब यह है कि इसके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूं। जैसे हम लोग कहते हैं ऑफ द पीपुल, जैसे हम लोग कहते हैं फॉर द पीपुल, कहते हैं हम लोग बाय द पीपुल। जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन, इसका मतलब क्या होता है? जो अब्राहम लिंकन ने कहा था आप फॉर एंड बाय द पीपुल, इससे व्यवहारिक प्रश्न सॉल्व होगा। तो ये जो जनता का शासन है, इसका मतलब होता है कि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए। सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, मतलब सत्ता का निर्धारण जनता करे, सत्ता का निर्धारण जनता करे। अब सत्ता का निर्धारण जनता करे, तब यहीं पर समझिएगा, इसमें दो चीजें हैं। एक चीज तो यह है कि जनता प्रत्यक्ष मतलब शासन करे, सीधे शासन करे, जनता सीधे शासन करे। जनता सीधे शासन करे। अब जनता सीधे शासन करे तो इसमें समस्या है। और क्या समस्या है? तो मान लीजिए भौगोलिक समस्या है, मान लीजिए व्यवस्था की समस्या है, जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। फोटो खींच लीजिएगा, सुन लीजिए कितना बनाएंगे। सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, तो जनता सीधे शासन करे, समस्या है इसमें। जैसे समस्या में भौगोलिक समस्या है, भौगोलिक समस्या भाई ऐसे समझिए, अब लोग बनाने में ही लगे रहते, समझेंगे कब। इसका फोटो खींचिएगा, मत बनाइए। ऑफ द पीपुल का मतलब जनता का शासन। ये थ्योरी लिखने की चीज नहीं, समझने की चीज है। अभी जो मैं बोल रहा था, 4 स्टेटमेंट देखे होंगे, देगा लोकतंत्र जो है सामाजिक व्यवस्था के रूप में, सही बात। लोकतंत्र जो है वो देखा जाए तो जीवन शैली के रूप में, सही बात। ये सही बात, यही थ्योरी है, कोई थ्योरी तथ्य नहीं है। थ्योरी जो है वो जेहन में जाना चाहिए, तभी आप समझ के उत्तर लगा पाएंगे। कोई ऐसा किताब नहीं जिसको मैं बताऊं कि आप रट लीजिए उससे हो जाएगा। थ्योरी समझना ही पड़ेगा। फोटो खींच लीजिएगा। तो मैं बताया कि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, सत्ता का निर्धारण जनता करे, जनता सीधे शासन करे। अब इसमें समस्या है, भौगोलिक समस्या, व्यवस्था, जनसंख्या ज्यादा है ना। मान लीजिए भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे चल सकता है? करोड़ों जनसंख्या, सोचिए सब लोग दिल्ली आएंगे, कहां बैठेंगे, किस होटल में ठहरेंगे, क्या होगा दिल्ली का? सोचिए, इतने लोग आकर सब लोग परिवार समेत आएंगे बहस करने के लिए कि भाई हम लोग बहस कर लें लोकपाल विधेयक पर। अब सोचिए इतने लोग कहां पर बैठ के बोलेंगे, कहां खाना बनेगा इतने लोगों का? भाई है तो समस्या ना। कहना आसान है ना, चलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, कैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो पाएगा? तो आप देख रहे हैं ये जो है, इसी के कारण जब ये सब वर्तमान में संभव नहीं है, वर्तमान में संभव नहीं है, जब वर्तमान में संभव नहीं है तो ऐसी दिशा में जो है देखा जाए तो हम लोग जनता प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करें, जनता प्रतिनिधि के द्वारा शासन करें। इसी को हम लोग प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। इसी को हम लोग जो है प्रतिनिधि
मूलक लोकतंत्र कहते हैं, जो मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि यहां पर यह ध्यान रखना है कि ये जनता सीधे शासन करे, तो इसका सेंस समझिएगा कि भाई जनता सीधे शासन करेगा तो उसका सेंस क्या होता है। इसको हम लोग जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मैं कहूं कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। सही बात है? गलत? गलत। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाएगा ना, इसको हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है वो देखा जाए तो सारतत्व तो कुछ होता है। भाई ऐसे समझिए कि जैसे ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये हनुमान जी हैं। हम लोग कहते हैं देखिए कि हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी हम लोग कहते हैं कि ये हनुमान जी है। तो क्यों कहते हैं कि हनुमान जी का सारतत्व तो इनमें पाया जाता है। तो इसी तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सारतत्व होता है। किसी भी देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश है, लेकिन वहां जनता प्रत्यक्ष शासन नहीं करती है। जनता वहां पर अप्रत्यक्ष ही शासन चलता है। लोकतंत्र का सारतत्व वहां पर पाया जाता है। और लोकतंत्र का जो सारतत्व है उसमें 5 बातें हैं। एक है रिकॉल सिस्टम, रिकॉल सिस्टम इसको बोलते हैं प्रत्याहान, प्रत्याहान। दूसरा होता है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, आरंभण। एक तीसरा होता है रिफरेंडम, जनमत संग्रह। एक होता है प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट या प्लेबिसाइट भी लिखा जाता है। तो प्लेबिसाइट, तो इसका मतलब भी जनमत संग्रह होता है। ये ध्यान रखिएगा, रिफरेंडम, रिफरेंडम का मतलब जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर जनमत संग्रह, इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जनमत संग्रह। अब प्लेबिसाइट का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमत संग्रह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमत संग्रह। रिकॉल सिस्टम, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, आरंभण, आरंभण, रिफरेंडम, प्लेबिसाइट, और 5वां होता है लैंड्सजिमेंडे, लिख रहा हूं। लैंड्सजिमेंडे, लैंड्सजिमेंडे, हाँ फ्रेंच टर्म। लैंड्सजिमेंडे का मतलब होता है कि शासन प्रशासन पर विचार करना। कर रहा हूं, शासन प्रशासन पर विचार, शासन प्रशासन पर जनता द्वारा विचार। लिखा हूं, 1 नंबर नोट्स में है, किसी के पास होगा तो दिखाऊंगा। आज ही घर पे जाके पढ़िएगा, क्योंकि इसीलिए कल पेपर नहीं ले रहा हूं। प्रत्याह्वान नहीं, प्रत्याहान, 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 1 नंबर पीटी नोट्स। प्रत्याहान, देखिए बोल देता हूं, सुनिए। रेफरेंडम और प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह, ठीक। और रेफरेंडम जो है राष्ट्रीय स्तर पर जनमत संग्रह जब कराया जाएगा तो उसको बोलेंगे रेफरेंडम। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रीय घटनाक्रम है कि भारत में जो अध्यक्षीय प्रणाली अपना लिया जाए, इसके बारे में जनमत संग्रह कराना है, तो क्या बोलेंगे? रेफरेंडम। आज जब हम लोग मान लीजिए भारत पाकिस्तान के मध्य कोई जनमत संग्रह हो, जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा,
उसको क्या बोलेंगे? प्लेम्बेसाइट। तो जो लोग हिंदू पढ़ते होंगे प्लेम्बेसाइट टर्म निकलता होगा। हाँ, इथोपिया को लेकर आया था प्लेम्बेसाइट, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। जैसे मान लीजिए अब जो ईयू है, ईयू से ब्रिटेन अलग हो रहा है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ रहा है ना, तो उस पर जनमत संग्रह होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि प्लेम्बेसाइट है। और लैंड्सजिमेंडे का मतलब होता है, लैंड्सजिमेंडे का मतलब होता है कि वहां पर स्विट्जरलैंड में शासन प्रशासन के जो व्यक्ति हैं, ये लोग 15 दिन पर, 20 दिन पर, 1 महीने पर उस क्षेत्र का जो विधायक है, उस क्षेत्र के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब लोग जो है आएंगे, ठीक। और सब लोग पार्क में या स्टेडियम में सब लोग ऐसे बैठेंगे और जनता सामने बैठेगी, और जनता सीधे प्रश्न पूछती है कि फला सड़क क्यों नहीं बना, फला काम क्यों नहीं हुआ, ये वाला काम क्यों ढिलाई हो गया। ऐसे वहां सीधे प्रतिनिधियों से, अधिकारियों से प्रश्न पूछा जाता है और जवाब देना पड़ता है। और उसमें जो है, यहां पर चाय पर केवल पार्टी चलती है, बस सीधे प्रत्यक्ष बैठ के, मान लीजिए किसी जिले में सीधे वहां के सांसद विधायक सब लोग एक साथ बैठे, जनता बैठे, और ये कहा जाए कि जनता को जिसको जितना पूछना हो पूछिए, जवाब मैं दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, लोग बैठ ही नहीं सकते। कोई बात। तो देखिए हम लोग क्या कहां होता है, हम लोग क्या, तो जनता को बोलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जनता बोलने का अधिकार दे देंगे तो फिर जनता सब पूछ लेगी। ये जो 1 नंबर नोट्स था ना, हम लोग पास तो ऐसे ही रखा रहता है ना, हम लोग तो फोटो स्टेट करा के आप लोग दे देते हैं, हम लोग क्या करेंगे रख। इसमें दिखा देता हूं कहां पर है। 1 नंबर नोट्स तो सब लोग लिए होंगे ना, तो उसको आज जाके ढूंढिएगा। नहीं, अरे यही हमको तो याद ही रहता है सब, पढ़ लीजिए। ये देखिए, ये लोकतंत्र का अर्थ विशेषता, पेज नंबर 16। ये जाकर घर पे 5-7 पेज लिखा है, इसको आज ही जाके पढ़ लीजिएगा। लोकतंत्र के विभिन्न पहलू, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये सब जो है देखिए, लैंड्सजिमेंडे, सब इसका अर्थ इधर उधर सब लिखा है। लोकतंत्र का महत्व, इसका समस्या, थोड़ा कंसेप्ट बनेगा, इसको पढ़ डालिएगा। तो बता रहा था, यही नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है। उसे के नीचे लिखिए नोट करके, स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है। लेकिन वहां भी जनता सीधे शासन नहीं करती, वहां भी जनता सीधे शासन नहीं करती, बल्कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सभी विशेषताएं आबलिक सार तत्व पाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सभी विशेषताएं आबलिक सार तत्व पाया जाता है। ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, यहां पर समझने की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा बता देता हूं, 2 लाइन बनाइएगा मत। ये जनता है, तो जनता जो है प्रतिनिधि का चुनाव करती है, और ये जो प्रतिनिधि है वही सरकार बनाते हैं, और ये जो प्रतिनिधि हैं वो दल के सदस्य होते हैं। जो दल बहुमत में आता है वह सरकार बनाता है, और जो दल अल्पता है वह विपक्ष में बैठता है। और जनता का समग्र प्रतिनिधित्व, जनता का समग्र प्रतिनिधित्व कौन करता है? संसद। और संसद में जो है संसदीय प्रक्रिया चलती है, संसद में संसदीय प्रक्रिया चलती है। और पढ़ाया था ना, प्रश्नकाल, प्रस्ताव, विधेयक पर चर्चा, ये सब चलता है। और ये सब जो चलता है, इसी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को जो है वो नियंत्रित किया जाता है, सरकार को उत्तरदायी बनाया जाता है, सरकार को नियंत्रित और सरकार को उत्तरदायी बनाया जाता है। और यहां पर देखिए, ये जो मैं बनाया हूं, जनता के लिए शासन, तो जनता के लिए शासन का मतलब 2 लाइन लिखिए, शासन करने का उद्देश्य
मानव का कल्याण है। कहां कापी उपी अंदर रख दिए। शासन करने का उद्देश्य, आप ही का कापी निकालने के लिए बोल रहा हूं। शासन करने का उद्देश्य जनता का कल्याण करना है। शासन करने का उद्देश्य जनता का कल्याण करना है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, जब जनता का कल्याण करना है तो इसमें 3 बातें होती हैं। बस 1 मिनट छोड़ रहा हूं। मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति। तो सबसे पहले तो यह जरूरी है, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति। और दूसरा चीज होता है, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति का मतलब होता है जैसे शिक्षा है, मान लीजिए पर्यावरण है, पेयजल है, इन सब चीजों को। और दूसरा चीज ये होता है कि नंबर भी लिख दीजिए, मानव संसाधन के रूप में व्यक्ति का विकास, 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 मानव संसाधन के रूप में व्यक्ति का विकास। देखिए, मानव संसाधन के रूप में व्यक्ति का विकास का मतलब कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि सब लोग हम लोग प्रधानमंत्री बन जाए। भाई ये थोड़े ना हम लोग कहते हैं, हम लोग तो यही कर रहे हैं कि भाई हम लोग के भीतर जो संभावना है, जो प्रतिभा है, उसके अनुसार हमको एक नौकरी दे दीजिए बस। हम लोग कहां कह रहे हैं कि हम लोग को मिनिस्टर बना दीजिए, कैबिनेट मंत्री बना दीजिए। तो हम कहते हैं कि जो मानसिक तकनीकी जो अवसर है उसका विकास होना चाहिए। और तीसरा बात ये होता है कि नंबर 3 लिख दीजिए, देश के भीतर ऐसा वातावरण हो, देश के भीतर ऐसा वातावरण हो जिससे व्यक्ति, देश के भीतर ऐसा वातावरण हो जिससे व्यक्ति रोजगार वाणिज्य कर सके। इसको फ्रीडम ऑफ चॉइस लिखते हैं, इसको लिखते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस, चयन की स्वतंत्रता। कि भाई हमको मान लीजिए कोचिंग पढ़ाना है तो हम अपना अच्छा से कोचिंग पढ़ाएं, किसी को मान लीजिए दुकान खोलना है तो अच्छा से दुकान करें। पता चले कि जो है हम लोग कोचिंग बंद करके गए, कोई कैमरा वैमरा पंखा उखा निकाल के लेके चला गया, अब क्या कोचिंग कोई पढ़ाएगा। कोई पता लगे कि आप गांव में गए, कोई दुकान खोले कि भाई सब लोगों को हम सस्ते दर पर दवा उपलब्ध कराएंगे, रात में दुकान आपकी लूट गई,